गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज मैं आपको कक्षा में हम बच्चे आ रहे हैं तो हम नए सिरे से आपको हिंदी व्याकरण आरंभ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं उपसर्ग पढ़ा रही हूँ और प्रत्यय, ये दो छोटे छोटे पाठ हैं जिन्हें एक साथ पूरा किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय हैं क्या, पहले तो ये सीखिए बच्चों। ये शब्दांश हैं, ये पूरे शब्द नहीं हैं, न उपसर्ग न प्रत्यय। तो शब्दांश का तात्पर्य क्या होता है? पूरे शब्द का टुकड़ा। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप में पूरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द के टुकड़े हैं, लेकिन किसी शब्द के साथ जुड़कर ये इतने पावरफुल हो जाते हैं, ये इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि उस शब्द के अर्थ को बदल सकते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय जो है वो दो अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन इतने छोटे हैं और उनका आपस में ऐसे सामंजस्य है कि उन्हें एक साथ पढ़ाना ज़्यादा ठीक लगता है। तो सबसे पहले जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे आप देख रहे हैं, मान लीजिए एक राज एक शब्द है, अगर उसके साथ हम स्व उपसर्ग लगा देंगे तो स्वराज हो जाएगा, अधि उपसर्ग लगाएंगे तो अधिराज हो जाएगा, कु उपसर्ग लगाएंगे तो कुराज हो जाएगा और सु उपसर्ग लगाएंगे तो सुराज हो जाएगा। आपने देखा कि राज शब्द तो एक रहा, लेकिन जैसे जैसे उपसर्ग बदले वैसे वैसे उसकी परिभाषा क्या होती गई, बदलती गई। तो उपसर्ग मैंने आपको बताया था, उपसर्ग अपने आप में पूरा शब्द नहीं है, शब्द का टुकड़ा है, लेकिन शब्दों के अर्थ को बदलने की ताकत रहता है। तो सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा पढ़ेंगे, परिभाषा को समझना भी। अब जो नया पेपर है, एमसीक्यू की दृष्टि से एक एक शब्द जो बताया जा रहा है उसकी परिभाषा को जानना और उसके अर्थ को जानना, उसके उदाहरण को जानना आपके लिए अनिवार्य है। तो उपसर्ग की परिभाषा है किसी शब्द के पहले जोड़े जाने वाला यह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। अगर हम और सरल शब्दों में कहें कि किसी शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दांश जो शब्द के अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। या उपसर्ग वो शब्दांश हैं जो शब्दों से पहले लगकर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो आप कैसे भी कहिए, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यू बन सकता है, किसी शब्द के बाद लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं, या किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द के अंश को प्रत्यय कहते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, गलत है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, इसलिए इसको सीखिए अच्छी तरह से। तो ये परिभाषा हो गई। अब उदाहरण है बच्चों, उपसर्ग, मूल शब्द, पूर्ण शब्द। जब भी आप ये काम करें उपसर्ग या प्रत्यय का, आपको क्या ध्यान रखना है, आपके 3 कॉलम बनने हैं बच्चों। क्या क्या, यहाँ पर स्क्रीन छोटी है तो ये तीसरा जो कॉलम है वो नीचे आ गया है, लेकिन आपकी कॉपी में ये 3 कॉलम अलग अलग रहेंगे। सबसे पहला उपसर्ग क्या लगा है, दूसरा उसका मूल शब्द जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है, तीसरा पूरा शब्द क्या बना है। तो जैसे हम एक एक उदाहरण को देखेंगे बहुत अच्छी तरह से। पहला है प्रति, फिर शब्द है अर्पण और बन गया प्रत्यर्पण। ठीक है, तो प्रति क्या हुआ, इसमें उपसर्ग हुआ, अर्पण मूल शब्द हुआ और प्रत्यर्पण पूरा शब्द हुआ। तो हमें इसे एग्ज़ाम में 3 दृष्टियों से आ सकता है। पहला, हमें प्रति उपसर्ग दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि प्रति उपसर्ग से नए शब्द बनाइए। दूसरा बच्चों, हमें अर्पण या कोई भी शब्द दे दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें किसी उपसर्ग को लगाकर नया शब्द बनाइए। या तीसरा जो तरीका है वो है प्रत्यर्पण दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस शब्द में से उपसर्ग को अलग करिए। या आप तो ये भी आ सकता है कि इस शब्द में प्रत्यय लगा है अथवा उपसर्ग। आंसर सब आपके पास होंगे, लेकिन कंफ्यूजिंग होंगे, उनमें आपको भ्रम होगा बच्चों, इसलिए अच्छी तरह से तैयार करिए। अगला है, देखिए, अभि उपसर्ग है, मान शब्द है और अभिमान पूरा शब्द है। तो एक एक शब्द में 3 तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वही
उपसर्ग है अभी, लेकिन शब्द बदल गया तो क्या हो गया, अभिराम। ठीक है, अभी का अपना कोई अर्थ नहीं है, राम का अर्थ आप जानते हैं, राम संज्ञा शब्द है, और अभिराम का मतलब लेकिन बिल्कुल अलग हो जाता है, सुंदर। तो आपने देखा कि इस उपसर्ग ने राम शब्द के अर्थ को पूरी तरह से क्या कर दिया, बदल दिया। अगर खाली राम होता तो क्या होता, किसी का नाम होता, लेकिन अभिराम मतलब सुंदर हो गया। ठीक है, अगला है वी, उपसर्ग है हार, हारना, लेकिन हार या गले का हार, लेकिन बन गया विहार, घूमना। आपने देखा शब्द का अर्थ पूरी तरह से बदल गया। नी और योग, नियोग। ठीक है, तो यहाँ प्रति, अभी, दुर, वी और नी उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग करके आपको ये एग्जाम्पल्स दिखाए गए हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है विहार में उपसर्ग लगा है या प्रत्यय, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो बच्चों फिर ध्यान दीजिए कि उपसर्ग छोटे से शब्दों के अंश हैं या शब्दांश हैं या शब्दों के टुकड़े हैं जो शब्द के अर्थों को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो बच्चों अब होता क्या है कि किसी बुक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग तरह की जो परिभाषाएं हैं या प्रकार हैं वो दिखाई देंगे। आप कोई बुक खोलेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि हिंदी के उपसर्ग 3 या 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करना सीखना है और जोड़ना सीखना है। तो उपसर्ग के जो भेद होते हैं वो हिंदी में होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत शब्दों जैसे होते हैं, जैसे प्रति इत्यादि। उर्दू के उपसर्ग जैसे बे, गैर, इस तरह के। ठीक है, और हिंदी के उपसर्ग जैसे हिंदी के सम, अति, इस तरह के। और संस्कृत के अव्यय जो होते हैं वो भी, जैसे अध है ना, और बिन, इस तरह के जो अव्यय हैं वो भी उपसर्ग बनाते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, आप किसी बुक में पढ़ेंगे इसलिए समझा रही हूँ, लेकिन आपको ये ज़्यादा पढ़ना नहीं है। आपको केवल ये सीखना है कि उपसर्ग क्या होते हैं, उनका तात्पर्य क्या होता है, शब्द के साथ आने पर उनका रिएक्शन क्या होता है, परिणाम क्या होता है, और उन्हें कैसे कैसे अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उपसर्ग हो गया बच्चों आपका। अब अगला है, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको पीडीएफ के रूप में आएंगे, जिनको आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। और पहले भी कॉपी में कर चुके होंगे तो आपको ओरल सॉल्व करना होगा, और अगर कॉपी में नहीं किया है तो कॉपी में आप इनको कर लीजिएगा। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो खूब सारे शब्द दिए गए हैं, अलग अलग तरह के शब्द दिए गए हैं, जिससे आपके हर डायरेक्शन में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगला है बच्चों प्रत्यय। आपके सामने है वे शब्दांश। ऑब्वियसली उपसर्ग का उल्टा है प्रत्यय। वे शब्दांश जो शब्द के बाद लगकर, आगे या पीछे मत लिखिएगा, बाद लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। सफिक्स, प्रीफिक्स है उपसर्ग के लिए शब्द अंग्रेजी में, और सफिक्स है प्रत्यय के लिए। तो प्रत्यय बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। इससे भी आपको मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि पुस्तकों में ये आता है आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ। तो 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? कृत प्रत्यय जो धातु शब्दों के साथ जुड़ते हैं, यानी कि वर्ब में, यानी कि जो क्रिया शब्द होते हैं उनमें जो प्रत्यय जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इसको आप एमसीक्यू के लिए याद कर लीजिएगा। कृत प्रत्यय जो वर्ब में जुड़ते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, खेल, खिलाड़ी, आड़ी प्रत्यय जुड़ गया, पढ़ाई, पढ़, आई प्रत्यय जुड़ गया। तो जो शब्द क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं वो कृत प्रत्यय हैं, और इसके बाद जो प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में जोड़े जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे दुकान क्या है, संज्ञा शब्द है, दार प्रत्यय जुड़ा तो ये तद्धित प्रत्यय हो गया बच्चों। ठीक है,
तो आपको हाँ ये 2 प्रकार आपको MCQ के लिए याद करने पड़ेंगे। मे भी आ जाए कि प्रत्येक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो 2 दिया रहे, 3 दिया रहे, 4 दिया रहे, तो कितने प्रकार के होते हैं? केवल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रत्येक के उदाहरण हैं, उनसे सीखिएगा। मैंने आपको बताया था उपसर्ग में कि हर शब्द से 3 प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, तो ऐसा ही प्रत्यय में भी है। मान लीजिए पढ़ाई दे दिया जाए आपको कि मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करिए, या पढ़ दे दिया जाए उसमें उचित प्रत्यय लगाकर पूरा शब्द बनाइए, या प्रत्यय दे दिया जाए आई कि किसी शब्द में आई प्रत्यय को जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो 3 डायरेक्शन में आपको एक शब्द से MCQ आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए मूल रूप से आपको पाठ पढ़ना है, जो मैं इस समय पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान देना है। तो पहला शब्द है पढ़ाई, तो पढ़ इसका मूल शब्द है और आई क्या लगा है? प्रत्यय। मीठा और आई। बुढ़ापा में देखिए बूढ़ा और पा, शब्दों के शेप भी थोड़ा सा बदल जाते हैं। बूढ़ा क्या हो गया? बुढ़ापा, बू छोटा हो गया बच्चों। लिखावट, लिख और आवट। गुणवान, गुण और वान। वीरता, वीर और ता। ठीक है, तो सुंदरता, सुंदर और ता। शक्तिशाली, शक्ति और शाली। ठीक है, कोचवान, वान, कोच, कोच जिसकी गाड़ी होती है, रथ जैसी गाड़ी को कोच कहा जाता है। पहले से आज भी ट्रेन के डिब्बों को कहा जाता है बच्चों कोचवान। ठीक है, लकड़ हारा। ठीक है, लकड़ और हारा प्रत्यय लगा हुआ है। गुरुत्व, गुरु मीन्स भारी शब्द है और हाँ त्व क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको प्रत्यय भी समझ में आ जाने चाहिए कि प्रत्यय कैसे लगते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको MCQ के लिए तैयारी करने में उपसर्ग और प्रत्यय को भी और अच्छी तरह से सीखकर उसका अभ्यास भी करना होगा। जो आपको शब्द दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए या MCQ के रूप में आगे जो भी पाठ भेजे जाएंगे उन्हें आपको ध्यान से करना होगा, क्योंकि एक नंबर का एक MCQ है। अगर गलत तो 1 नंबर गया, अगर सही तो 1 नंबर आ गया। तो आपकी लिखने की जो टाइम है वो सोचने में लगेगा बच्चों। पहले आप एक फ्लो में लिखने लगते थे, तो वो अब नहीं करना है। अब क्या करना है? आपको सोचने में ज़्यादा टाइम देना है और आपको एक शब्द लिखना है। और हाँ MCQ के लिए ध्यान रखिएगा कि आपको कहीं पेपर में टिक नहीं करना है या क ख ग घ नहीं लिखना है। मान लीजिए आपका ऑप्शन क सही है तो क लिखकर उसका शब्द लिखना है। मान लीजिए आपको सुंदरता दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रता, ता, दरता और सुन। तो आपका ता ऑप्शन सही होगा। सेकंड ख, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा ख और ता। ये आपको पूरा उसमें इंडिकेशन देना होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चुना है और उसका शब्द क्या है, तो तभी आपका आंसर सही माना जाएगा। अगर आपने खाली ख लिख दिया या खाली ता लिख दिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा 2 छोटे छोटे से पार्ट थे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके मार्क्स के लिए। 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको 4 करने होंगे, तो आपको चारों को सही करना होगा। इसके लिए आपको इस पाठ को बार बार समझना होगा। एग्ज़ाम से पहले भी सामने बुक रखकर आपको ये पाठ जो पढ़ाया गया है इसे देखना होगा। तो बच्चों इस तरह से ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू बच्चों। अगर किसी ने लिखित काम पहले नहीं किया है तो वो अब कर लेगा, जिन्होंने किया है वो नहीं करेंगे, मौखिक अभ्यास करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू 9।